चलो, तो समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं अपन। तो व्यक्ति का नाम क्या था? सिडनी बुराड़। व्यक्ति का नाम क्या है? सिडनी बुराड़। ठीक है, सिडनी बुराड़ ने ये विभाजन किया है। ठीक, तो हेडिंग डालें, सिडनी बुराड़ के अनुसार। हेडिंग डालें, सिडनी बुराड़ के अनुसार। नया पेज ले लो इसको, है ना, इंपोर्टेंट छोटा सा हो तो आगे ही ले लो आप। एकदम छोटा सा पैराग्राफ है तो आप चेंज कर दो। सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन। सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, 11th की जो भूगोल है उसमें यही वाला वर्गीकरण के आधार पर ही दे रखा है, इसलिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनको और भी थोड़ा बहुत देखेंगे अपन। कोई भी क्वेश्चन अपने से निकलना नहीं चाहिए। तो सिडनी बुराड़ के अनुसार अपन क्या कर रहे हैं? प्रादेशिक विभाजन कर रहे हैं। तो आपको ऐसा ही बना देना है। देखो, नदियां बना देनी है आपको। देखो, सिंधु, फिर नदी खींच देनी है सिंधु, फिर कौन सी नदी है? सतलज, फिर कौन सी नदी है? काली, फिर कौन सी नदी है? तीस्ता, और अंतिम नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऐसी लाइनें खींच दो आप। ज्यादा बड़ा नहीं खींचो तो 2-3 लाइन का रखकर खींच लें। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये हमारे पास फर्स्ट वाले में पंजाब या कश्मीर हिमालय हो गया। फिर हमारे पास कौन सा हिमालय हो गया? कुमायूं हिमालय। ये हमारे पास नेपाल हिमालय, और ये हमारे पास असम हिमालय। मिलान करो, क्वेश्चन मिलता है, वो बहुत सरल है, थोड़ा सा देखना होगा। ऐसे भी नदियां तो याद रखनी ही है तुम्हें। 2 नदियां तो हम पहले ही याद कर चुके हैं। कौन सी 2 नदियां? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जब हम ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी पढ़ेंगे, कौन सी? तीस्ता। और सिंधु की हम सहायक नदी कौन सी पढ़ेंगे? सतलज। तो बची कौन बीच में? काली। जैसे आपको याद रहे वैसे याद करना है इसको। क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है ये, है इजी क्वेश्चन। बना लिया? मैं पूछूं, किन 2 नदियों के बीच में हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई है? किन 2 हिमालय के मध्य हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई है? किन 2 नदियों के मध्य हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई है? काली और तीस्ता, है ना। ऐसे सामान्य प्रश्न आएंगे तो आपको जोड़ना होगा वहां पर। नेपाल तो देगा नहीं, वो नेपाल हिमालय नहीं देगा। फिर क्या दे दिया उसने? नदियां दे दी। तो इन दोनों के बीच में अपन ने पढ़ा है ना, सब ऊंची चोटियां हमने पढ़ा था। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोनों इन नदियों के बीच में। देखो, माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है, कंचनजंगा यहीं है, मकालू और धौलागिरी भी यहीं पर है। तो ये सब यहाँ पर इस वाले भूभाग में स्थित है। तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां किसके बीच में स्थित है? काली और तीस्ता नदियों के मध्य वाले में, यानी कि यहां पर सबसे ऊंची चोटियां हैं। अब इनसे और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? एक वाला क्वेश्चन तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया, बनाने की जरूरत तो नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नहीं है तो आप फोटो ले लें, घर जाके आप क्वेश्चन उतार दें, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है ये। या फिर सब मिले हुए होंगे, एक के सामने कोई गलत लिख दिया, एक के सामने क्या कर देगा? गलत, और निम्न में से कौन सा असंगत है, ऐसा भी पूछ सकता है। कर लोगे? ठीक। अब हमसे और क्या इससे क्वेश्चन हो सकते हैं इसी भाग से, इसको देख लेते हैं हम। व्हाइट दिखेगा? देखो, ये वाली वापस से ये नदी, वापस देखें हम, ये कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी नदी है? सतलज। यहां से ये कौन सी नदी है? काली। ठीक है, यहां से कौन सी नदी है?
तीस्ता, और ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नदियां समझ में आ गई। अब देखो कुछ विशेषता है इनकी, इनके बारे में पूछ सकता है। यहां से इस वाले भूभाग के बारे में क्या क्या प्रश्न होगा? ये जो लद्दाख वाला भाग है, ये जो भूभाग है इनके बारे में क्या क्या दे रखा है, जो 11th स्टैंडर्ड की बुक है उनमें देख लेते हैं। देखो इस भूभाग के एक तो श्रेणियों को, कश्मीर की यहाँ की श्रेणियों को जमाने के लिए दे दे कभी, तो देखो ये वाली श्रेणियां, उनको सबको अपन वापस ले लेते हैं। यहां से हमने कौन सी श्रेणी पढ़ी थी? सबसे उत्तर में बोलो फटाफट। ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी पड़ी थी? कराकोरम। कराकोरम के बाद में यहां पर कौन सी श्रेणी है हमारे पास? लद्दाख। लद्दाख के बाद में कौन सी श्रेणी है? जास्कर। जास्कर के बाद में कौन सा हिमालय? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल के बाद में कौन सी श्रेणी आती है? धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल से नीचे से शुरू होती है, इनको क्रम से जमाने के लिए देगा। तो देखो यहाँ की क्रम की श्रेणियां अपन जमा देते हैं इस सरफ की। एक कौन सी श्रेणी है हमारे पास? कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी के बाद में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख। लद्दाख के बाद में कौन सी श्रेणी है? जास्कर। अब वृद्ध हिमालय नहीं देगा यहां पर। उसके बाद कौन सी श्रेणी याद रखनी है आपको? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में आपको याद रखनी है धौलाधर श्रेणी। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए इनमें से कोई देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहां पर झीलें हैं। यहां पर क्या है? झीलें हैं। दो तरह की झीलें हैं, मीठे पानी की झील भी है और खारे पानी की भी झील है। मीठे पानी की झील जिनको हम जानते भी होंगे आप, एक झील है वुलर झील, एक झील है जिसका नाम है डल झील है। ये तो दो हो गए मीठे पानी की, लेकिन खारे पानी की झीलें हम नहीं जानते। देखो ये लद्दाख वाला भाग है, ये 33 सागर का अवशेष था। किसका अवशेष था? 33 सागर का अवशेष था। यहाँ पर खारे पानी की झीलें, ये दोनों पूछी जाती हैं। तो इस हिमालय में दो झीलें खारे पानी की लद्दाख में, एक है पेंगोंग झील, जो हमारे भारत और चीन के बीच में भी बार बार विवादित रहती है। कौन सी झील है ये? पेंगोंग झील है। और एक झील का नाम है सोमेरेरू। सोमेरेरू झील। ये कैसी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें। और कहां पर स्थित हैं? लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, तो दो, एक क्वेश्चन ये हो सकता है झीलों को लेकर, झीलें जब पढ़ेंगे तो वापस देखेंगे, और एक हमको ये क्रम से श्रेणियों को जमाने के लिए पूछ सकता है। तो वापस से लिखें, कौन सा हिमालय हमारे पास? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। फिर यहां लिखिए, एक तो श्रेणियों को ऐसे, कराकोरम श्रेणी, उत्तर से दक्षिण श्रेणियां ऐसे लिख दे। आपको प्रश्न याद रखने ऐसे ही, उत्तर से, बार बार आ रहा और इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं तो आपको रट के याद हो जाना चाहिए। उत्तर से दक्षिण श्रेणियां, उत्तर से दक्षिण श्रेणियां। फर्स्ट कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। निम्न श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण जमाइए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो सबसे उत्तर में कौन हो जाएगी? कराकोरम। फिर कौन होगी? लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, और फिर है धौलाधर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। कर लोगे इससे? ठीक। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और डी। निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? पीर पंजाल। आया समझ में? तब प्रश्न आ गया कि यही चार ऑप्शन आ गए, निम्न में से कौन सा क्या भाग नहीं है? ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है? पीर पंजाल नहीं है। ऊपर वाली तीनों तो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ठीक क्वेश्चन है, तो इनके इनसे ही क्वेश्चन अपने आप याद होते जाएंगे। ठीक, ज्यादा टफ नहीं आएगा आपको। पुराने पेपर एक दिन अपन लेके रखेंगे, है ना। पुराने पेपर में जो भी अब तक जो भौतिक प्रदेश से प्रश्न आ चुके, जैसे ही भौतिक प्रदेश पूरा हो जाएगा तो मैं भौतिक प्रश्न के इसके जितने भी अभी तक आ रहे हैं, जिन एग्जामों में क्वेश्चन आए वो लेकर आएंगे। आप फटाफट सॉल्व कर दोगे अगर रोज का रोज रिवीजन कर रहे हो तो, नहीं तो समस्या आएगी, है ना। तो आपको मैं बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा कि सारी चीजें हमको आती हैं। इसका मतलब आप तैयार हो गए, है ना। टॉपिक खत्म होते ही अपन ये काम करेंगे। नेक्स्ट लिखें, जम्मू कश्मीर में, ऐसा लिखें, जम्मू कश्मीर में वुलर व डल झील स्थित है। जम्मू कश्मीर में वुलर व डल झील स्थित है। वुलर व डल झील स्थित है।
यह मीठे पानी की झीलें हैं, यह मीठे पानी की झीलें हैं, यह मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, ये तो नहीं पूछेगा, डल झील वुलर झील है ना, इनसे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो सबको पता है। जो क्वेश्चन आता है वो किससे आएगा, पेंगोंग झील और सोमेरेरू। और कैसी झीलें हैं ये, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर सांबर है, डिडवाना है, लूणकरणसर है, 33 सागर का अवशेष जो यहाँ पर है हमारे राजस्थान में, ये कैसी हैं, खारे पानी की। वैसी ही यहाँ लद्दाख में भी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखें, पेंगोंग झील व सोमेरेरू झील, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दें। पेंगोंग झील, पेंगोंग, ये तो आप अगर न्यूज पढ़ते रहते होंगे तो भारत और चीन के जो सैनिक लड़ते झील के किनारे, वो यही झील है, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील व सोमेरेरू झील लद्दाख में स्थित खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील व सोमेरेरू झील लद्दाख में स्थित खारे पानी की झीलें हैं। कभी आ जाए निम्न में से कौन से खारे पानी की झीलें हैं, तो आपको ध्यान रखना, अपने को तो राजस्थान वाली याद रहती हैं, लेकिन ये भी दोनों कैसी हैं, खारे पानी की झीलें हैं, क्योंकि अभी अपन कौन सा भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में ये खारे पानी की झीलें। इसके अलावा भी पढ़ेंगे अपन चिल्का झील वगैरह ओडिशा में, जब झीलों का सिलेबस टॉपिक आएगा तब इसको रिपीट करेंगे, लेकिन अभी इसके साथ जोड़ना है। तो इस प्रकार ये हमने सिडनी बुराड ने कौन सा वर्गीकरण किया है, प्रादेशिक विभाजन किया है। ठीक है, नदियों के आधार पर, किसके आधार पर किया है, नदियों के आधार पर। सिंधु और सतलज वाले को हमने क्या कहा है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। जो हमारे पास सतलज और काली के बीच वाले को हमने क्या कहा है, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता वाले को क्या कहा है, नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र वाले को हमने क्या कहा है, असम हिमालय। देखो ये वाला भूभाग यानी कि काली और तिस्ता के बीच वाला है, हमने कहा था यहाँ पर ऊंची चोटियां स्थित है। जैसे सिक्किम में कौन है, कंचनजंगा, यहाँ पर कौन है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कौन है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये पहाड़ियां स्थित है। यानी कि इस वाला, ये वाला भाग है वो सबसे क्या है, ऊंचा है। ये वाला भाग सबसे ज्यादा चौड़ा है। ये वाला भाग क्या है, सबसे ज्यादा चौड़ा है। कौन सा वाला हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय सबसे चौड़ा है। और सबसे ऊंचा कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय। लेकिन वहां नेपाल हिमालय नहीं दिया, तो कभी नदी कौन सी है, तो काली और तिस्ता वाला सबसे ऊंचा है। और सबसे चौड़ा कौन सा है आपसे पूछ ले, तो पंजाब और कश्मीर हिमालय। जब आपने पढ़ा तब कहा था कि यहां पर ये हिमालय पूर्व में सकरा है और पश्चिम में जाते जाते इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। पूर्व में ये अत्यधिक सकरा है और पश्चिम में आते आते इसकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती जाती है। अपने चित्र भी बनाया था शायद। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने एक भूभाग के बारे में पढ़ा। कौन से भूभाग के बारे में, हिमालय के बारे में। अब हम हिमालय के बाद में जो नीचे की ओर है वो हमारे पास है उपजाऊ भूभाग। क्या है ये, उपजाऊ भूभाग है। देखो उपजाऊ भूभाग क्या है, तो चलेगा आगे, थक तो नहीं गए हो, कंटिन्यू करें तो है ना, 15-20 मिनट है ना, लिखवाऊंगा नहीं, आप तो आराम से खाली सुन लो, है ना, सुन तो लोगे क्या, चलने दें। ठीक है, तो ये हमने हमारा देखो वापस से कौन सी श्रेणी बनाई मैंने, बोलो फटाफट, कराकोरम श्रेणी। फिर कौन सी श्रेणी बनाई, लद्दाख श्रेणी। फिर कौन सी श्रेणी, जास्कर। ये क्या बनाया मैंने, महानिम। फिर ये क्या बना रहा हूं मैं, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय, लघु। फिर ये हमारे पास कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। ये हमारे पास कौन सा हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय। इस प्रकार ये पहाड़ियां हैं, पूरी पूरी भारत में देखेंगे तो पूरा पूरा पहाड़ी रीजन है। इन स्टेट में जाएंगे तो पहाड़ियां ही मिलेंगी। उत्तराखंड में जाओगे तो हमको क्या मिलेंगी, पहाड़ी घाटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो भी यही मिलेगा। तो पूरा पूरा भूभाग या पूर्वोत्तर में जाओगे, अब इन पहाड़ियों से क्या निकलेंगी, जो पर्वत है ऊंचे भूभाग है उनसे क्या निकलेगी, नदियां। नदियां क्या लेकर आएगी, जलोढ़ पदार्थ लेकर आएगी। कोई पहाड़ से नदी निकलेगी, ये पहाड़ है तो पानी क्या बिना घिसे हुए निकलेगा, अपरदन करेगा, इसको छोटा करता रहेगा, तो इसके साथ मिट्टी लेकर आएगा। जैसे ही यहाँ नीचे उतरेगा तो इस मिट्टी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो किसका निर्माण होगा, मैदान का। तो इस पहाड़ों के दक्षिण में क्या स्थित
मैदान स्थित है। देखो एक तरफ हमारे पास का है ये पर्वत है और नीचे की ओर देखें तो ये जो निचला भूभाग है ये हमारे पास, ये हमारी अरावली है। कहाँ तक फैली हुई है हम पढ़ेंगे, ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होगी दिल्ली तक ये पहाड़ी फैली हुई है। यहाँ से लेकर एक रेंज फैली हुई है ये इस प्रकार की, ठीक है। इसको कहते हैं विंध्याचल। क्या कहते हैं? विंध्याचल। अरावली विंध्याचल का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ भूभाग है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान कहते हैं। किसके बीच में? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ भूभाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें अगर गहराई में जाए तो 1 से लेकर 2 किलोमीटर की गहराई तक केवल और केवल मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पाई जाती है। 1 से लेकर 2 किलोमीटर की गहराई तक हमें मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? जल द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं अपन? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उपजाऊ भूभाग है। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व यहीं पर पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व भी यहीं पर पाया जाता है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है? बिहार का है। सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं पाई जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये भारत के सबसे बड़े राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आपने देखा होगा 3 ही राज्य हैं ये, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 3 ऐसे स्टेट है जो पूरे भारत की, है ना, भारत की संसद का नियंत्रण करते हैं। संसद का देखा होगा सर्वाधिक सांसद कहां से होते हैं? सांसद होता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ोगे, है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या बनता है? एक सांसद बनाते हैं, है ना। तो ये सांसद है। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन पर जिसका शासन होता है वो पूरे भारत पर शासन करता है, समझ लो। तो ये लोग क्यों बसे हुए हैं यहाँ सबसे ज्यादा? मैदानी क्षेत्र। लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? पहाड़ों में रहना पसंद करेगा कोई? क्या समतल भूभाग में रहना पसंद करते हैं। तो पूरा समतल भूभाग है, उपजाऊ भूभाग है। किसके द्वारा निर्मित है? नदियों के द्वारा निर्मित है। मुख्य रूप से यहाँ 3 नदियों का मैदान कहते हैं इसे। एक नदी यहां से, ये सिंधु नदी का तंत्र है। किसका नदी का तंत्र है? सिंधु। लेकिन मुख्य जो मैदान है वो गंगा नदी का तंत्र है। किसका तंत्र है ये? गंगा नदी का तंत्र है। और इधर से ये वाला मैदान किसका तंत्र होगा? ब्रह्मपुत्र का। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भाग किसका दिख रहा है हमें? गंगा और इसकी सहायक नदियां, जब नदियां पड़ेंगे तो इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं कहीं कहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? गंगा का मैदान भी कहते हैं। जबकि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 से 2 किलोमीटर गहराई है। भारत का सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाला भौतिक प्रदेश, सबसे अधिक उपजाऊ भूभाग, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूभाग। कहीं कहीं किताबों में थार के मरुस्थल को अलग बताया जाता है, लेकिन थार का मरुस्थल भी इसी का भूभाग है। किसका भूभाग है? उत्तरी मैदान का ही भूभाग है। बस यहां पर क्या होता है, दक्षिण पश्चिम पवनें चलती हैं जो इस भूभाग में क्या नहीं कर पाती है? वर्षा नहीं कर पाती हैं। जबकि ये उपजाऊ भूभाग है। यदि यहां पर जैसे हमारे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये मरुस्थलीय जिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान का अन्नागार किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या आ गई? IGNP, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर है। पानी मिल गया तो मरुस्थल भी क्या हो गया? उपजाऊ है। तो पूरा उपजाऊ भूभाग है। बस इस भूभाग में हमारे यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, इसलिए ये सूखा है, यहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए मरुस्थल कहते हैं। तो ये किसका पार्ट है? उत्तरी मैदान का ही भाग है। कुछ किताबों में इसको अलग से है, तो अपन इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो थार का मरुस्थल भी किसका भाग है? उत्तरी मैदान का ही भूभाग है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमको क्या पूछा जाएगा? ज्योग्राफिकल, इसके 2 विभाजन होंगे। एक तो हो जाएगा भौतिक विभाजन और एक हो जाएगा प्रादेशिक विभाजन। एक हो जाएगा भौतिक विभाजन और एक क्या हो जाएगा? प्रादेशिक विभाजन। हमको, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भौतिक विभाजन है। हमारे लिए कौन सा विभाजन इंपॉर्टेंट है? भौतिक विभाजन। देखो ये हमने कहा कि एक पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत से क्या निकल कर आएगी? नदी निकल कर आएगी। नदी निकल कर आएगी तो क्या लेकर आएगी? जलोढ़ लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? जल लेकर आएगी। जल के साथ में बड़े बड़े पत्थर वगैरह लेकर आएगी। अब नदी जब यहां से उतरेगी, आप सोचो इस पहाड़ से उतरेगी तो इस नदी इसको काटेगी। जब तेज गति से आएगी तो बड़े बड़े पत्थरों को भी क्या कर देगी? बहा लेकर आएगी। जैसे ही बड़े बड़े पत्थरों को बहा कर लाएगी, और ये क्या है? समतल मैदान है। नदी तो नहीं आ गई यहां पर, चलो। जैसे ही नदी यहां से उतरेगी, तेज गति से आएगी और यहां पर इसको बहना है, तो आप बताओ यहां पर आएगी तो क्या यहां से बड़े बड़े पत्थर को लुढ़का कर लेकर आ रही है, ये यहां ले जा पाएगी नदी?
जैसे ही समतल भूभाग में आएगी तो नदी की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी अगर ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो तेज गति होगी, लेकिन जब समतल भूभाग पर चलेगा तो पानी की गति क्या हो जाएगी, धीमी। अगर पानी यहां से यहां ढोलेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन पानी को यहां से ऊपर से नीचे ढोलेंगे तो क्या होगा, तेज जाएगा। तो यहां से तेज गति से आता है तो बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का कर लाता है। अब बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का कर जैसे ही ये समतल मैदान में जाएगी इसकी गति धीमी हो जाएगी, तो पत्थरों को क्या कर, पर्वत के पद में यानी कि पर्वत के किनारे क्या कर देगी, छोड़ देगी। ऐसे पर्वत के पद में बड़े बड़े पत्थरों की, ये जो हमने कहा था ना ये हिमालय है, इस हिमालय के नीचे 8 से 16 किलोमीटर पाई जाती है, जिसमें केवल और केवल हमें क्या मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं मैदान में। स्टार्ट में हिमालय खत्म होते ही इस भूभाग को कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं, भाबर। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, निम्न में से पर्वत पदीय आकृति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, भाबर। अब क्या होगा, अब ये पानी है वो पत्थरों के ऊपर से जाएगा कि पत्थरों के नीचे से, तो पत्थरों के नीचे से। हमें ऐसा लगेगा यहाँ नदी, यहाँ पानी आ रहा है, धाराएं आ रही हैं, और यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि पानी गायब हो गया। पानी कहाँ बहेगा, इनके नीचे से। जब पानी नीचे बहेगा तो पानी वापस से यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस भाबर के नीचे पट्टी पाई जाती है, इसको कहते हैं तराई। जो गांवों से होंगे वो जानते होंगे, जो छोटे खेत होते हैं जहाँ पानी भरा रहता है पहाड़ियों के बीच में, उसको तली बोलते हैं, तराई। तो ये तराई है, ठीक है। अब ये तराई वाला पानी इकट्ठा होगा और एक नदी का रूप लेगा। किसका रूप लेगा, एक नदी का रूप लेगा। ये नदी में, नदी की तरह बहेगा। अब हर साल क्या होता है, जैसे ही बरसात का सीजन आता है, जैसे ही बरसात का सीजन आता है, पानी ज्यादा आता है तो नदी अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगी। नदी क्या होगी, अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगी। कैसे फैल जाएगी, तो देखो ये जो हमारा कागदी नाला देखा आप सबने देख रखा है। अगर सोचो उसमें बरसात में बहुत ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, समतल भूभाग है हमारा ये, ठीक है। तो हम समतल भूभाग है, जैसे राती तलाई वगैरह है तो वहां समतल भूभाग है। पानी जैसे ही ज्यादा आया तो पानी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ फैल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा गहरा नहीं होगा, क्योंकि भूभाग समतल है, पानी फैल जाएगा। तो पानी फैलेगा, पहाड़ से आ रहा है तो क्या लेकर आएगा, मिट्टी। बरसात में नदियों में पानी कैसा होता है, आपने देखा होगा, मिट्टी वाला होता है। तो मिट्टी क्या हो जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। जब जैसे जैसे पानी कम होगा मिट्टी वहीं जमीन पर रह जाएगी। तो इसके आसपास के क्षेत्र में नवीन मिट्टी बीच जाती है, यानी मिट्टी बीच गई है। ऐसे मैदानों को कौन से मैदान कहते हैं, जलोढ़ मैदान। जल द्वारा निर्मित मैदानों को क्या कहेंगे, जलोढ़ मैदान। अभी ये 2 प्रकार के होंगे, उसको आगे देखेंगे। अब ये मिट्टी बिछा दी है, अब नदी आगे बढ़ रही है, नदी आगे बढ़ रही है आगे। अब आगे कौन आ रहा है, सागर। नदी अंतिम रूप से कहां जाती है, सागर या महासागर में जाती है। अब जब सागर और महासागर में जाएगी तो सागर का जल क्या होता है, खारा। सागर का जल कैसा होता है, खारा। सागर का जल होता है वो भारी होता है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा होती है, लवण की मात्रा। और नदी का पानी क्या होता है, साफ होता है इसकी तुलना में। तो जैसे ही दोनों एक जैसे आने के, ये मिलने की कोशिश करता है, ये पानी, ये वाला पानी इसमें मिलने जाएगा, ये भारी पानी है। भारी पानी इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। अब धक्का मारेगा तो पानी क्या वापस पहाड़ पर जाएगा, नहीं जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, शाखाओं में बढ़ जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, ऐसे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगा। जैसे अब मैं पानी ढोलूं और कोई वहां मिट्टी डाल दे, पानी थोड़ा यूं जाएगा, थोड़ा यूं जाएगा, थोड़ा यूं जाएगा, तो बिखर जाएगा। और बीच में जो जमीन रह जाएगी इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। तो देखो यहां से ये नदी क्रम से भी जमाने के लिए पूछता है। रीट में पूछा था कि इन भौतिक प्रदेशों को क्रम से जमाइए। हमारे पास जो गंगा का मैदान है या मैदानी जो भाग है, उसके जो आकृतियां, भू आकृतियां, उनको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहली कौन सी आकृति बनती है, भाबर। ये रीट का क्वेश्चन था। ये कौन क्या बना, तराई। फिर क्या बना, जलोढ़ मैदान। और फिर क्या बना, डेल्टा। ठीक है, 4 आकृतियां बनती है। तो पर्वत पद में सबसे पहली कौन सी आकृति बनती है, भाबर। पर्वत, इसमें तो सीधा क्वेश्चन भी आता है कि पर्वत पद में निम्न में से कौन सी आकृति पाई जाती है। 4 ऑप्शन होंगे, भाबर, तराई, जलोढ़ और डेल्टा। तो कौन सी आकृति है, भाबर। क्रम से जमाने के लिए दे तो सबसे पहले कौन है, भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान और डेल्टा। और क्या क्वेश्चन होते हैं इसको देख लेते हैं। देखो ये जो जलोढ़ मैदान है किसके द्वारा निर्मित है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। अब हर साल तो पानी थोड़ा सा यहीं फैल जाता है, लेकिन इस साल सोच लो बाढ़ आ गई, इस नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आएगी तो क्या पानी इतने ही तक आएगा, पानी यहां तक भी आ जाएगा। पानी क्या होगा, यहां तक भी आ जाएगा। तो यहां पर भी कौन सी मिट्टी आ गई, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन हर साल बाढ़ आती है क्या, तो कई साल बाद आती है। तो जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ऐसे प्रदेश को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, बांगर या बांगड़। और हर साल नई मिट्टी आती है, उसे क्या कहा जाता है, खादर। कुछ समझ में आया। तो जलोढ़ मैदान के 2 भाग हैं। जलोढ़ मैदान के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक क्या है, खादर,
और दूसरा क्या है, बांगर या बागड़। जो नवीन उपजाऊ भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं, खादर। जो प्राचीन कम उपजाऊ भूभाग होता है, जब प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, बांगर या बांगड़। अब इसमें भी और गहराई है। ये तो ठीक है, खादर हो गया। बांगर और बांगड़ को देखो, इसको कभी भी इस यहाँ पर कोई खेती करेगा, यहाँ पर फसल उगानी है, इसको क्या करने की जरूरत नहीं होती, सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नदी लेकर आई है, मिट्टी तो कैसी होगी, नमी वाली। लेकिन यहाँ तो कई साल से लाई है, तो इस खेत को क्या करना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा। और ये कैसी मिट्टी है, नदी द्वारा लाकर छोड़ी हुई है। मैं कहूँ इस कमरे में मिट्टी लाकर डाल देता हूँ और मैं कहूँ कि इसमें पाइप चला दो, पानी चला दो, तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। हमारे यहाँ के खेत होते हैं उसमें मिट्टी नहीं बहेगी, क्योंकि वो कहीं से लाई नहीं गई है, यहीं की मिट्टी है। लेकिन अगर मैं यहाँ मिट्टी लाकर डालता हूँ तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे ही सिंचाई करते हैं मिट्टी बहकर चली जाती है और केवल क्या बच जाते हैं, पत्थर पत्थर बच जाते हैं। तो इसको कहते हैं भूड़। क्या कहते हैं, भूड़। और यहीं पर बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर एक समस्या आ जाती है, मिट्टी में नमकीन मिट्टी हो जाती है, खारी मिट्टी हो जाती है, जिसको कहते हैं रेह या कल्लर। ऐसे ऐसे सब शब्द मिलेंगे आपको परीक्षा में। कुछ समझ में आ रहा है, कल उसको अपन वापस रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी तो तुम पहाड़ों से उतरे ही नहीं लगता है शक्ल से, है ना, अभी तो हिमालय में घूम रहे हो, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको कहते हैं, ये हमारे पास भू आकृतियां है, किसकी है, सब मैदान की, किसकी है, मैदान। फिर इसका प्रादेशिक विभाजन भी होगा। कौन सा विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। कभी पढ़ा हो तो आपने, जैसे बिस्त दोआब, बारी दोआब, चेस दोआब, तो ये क्या है, जैसे झेलम और चिनाव नदी के बीच में दो आब। एक होता है पंजाब, नाम सुना है पंजाब, ओरिजिनल पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में। आब का मतलब होता है पानी, और कितने का आब, 5 का आब है। 5 नदियों का आब कहां पर होता है, पाकिस्तान में। नदियां पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे। हमारे यहां पर 2 आब है, 2 आब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे चेज दोआब, चेज दोआब, यहां पर 2 नदियां हैं हमारे पास, चिनाव है और झेलम नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, चेज दोआब। ये हमारे पास बिस्त दोआब है। कौन सा दोआब है, बिस्त दोआब है। व्यास से हमारे पास और सतलज के बीच के मध्य को कहते हैं बिस्त दोआब। ऐसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।